नमस्कार, मैं हूं अजय। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे 1 मिनट में पूरी खबर और उसका पूरा विश्लेषण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 300 बेड के कोविड हॉस्पिटल का लोकार्पण किया। यह अस्पताल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बनाया गया है। इसमें सभी हाईटेक सुविधाएं मौजूद हैं। यह हॉस्पिटल कोविड लेवल 3 का होगा। अस्पताल में कोरोना वायरस से निपटने की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई पाइपलाइन के जरिए की जाएगी ताकि सिलेंडर सिस्टम से होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। अस्पताल के उद्घाटन से पहले सीएम योगी ने इसका जायजा लिया, साथ ही डॉक्टरों से जानकारी भी ली। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बने इस अस्पताल में लेवल 2 के भी बेड होंगे। आज एक साथ यहाँ पर हम 300 बेडेड जो कोविड हॉस्पिटल यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं, इसमें 100 केवल आईसीयू बेड दिए जा रहे हैं, 200 आइसोलेशन बेड दिए जा रहे हैं। कोविड के लिए ऐसा ही एक डेडिकेटेड अस्पताल लखनऊ में बनाया गया है। 320 बेड का यह अस्पताल किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में बना है। इसका उद्घाटन भी सीएम योगी ने किया है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार चिकित्सीय सुविधाओं को ज्यादा बेहतर करने का काम कर रही है और इसीलिए किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में 320 बेड के नए कोविड वार्ड का लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। ये राजधानी लखनऊ के लिए काफी बड़ी सौगात है। साफ तौर से आप देखें तो मुख्यमंत्री के साथ साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना, संदीप सिंह जो कि राज्य मंत्री हैं इस पूरे मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, वो भी एक मौजूद रहेंगे। लखनऊ के केजीएमयू का जो लिम्ब सेंटर है उसको 320 बेड का कोविड वार्ड पूरा बनाया गया है। इसमें जो है 100 से ज्यादा आईसीयू, 4 ऑपरेशन थिएटर भी बनाए गए हैं, यानी कि अगर जरूरत पड़ती है उन तमाम मरीजों को जो कि बेहद सीरियस होंगे उनके इलाज की पूरी सुविधा की गई है। इस पूरे वार्ड को बिल्कुल सजा करके तैयार किया गया है और देर शाम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ इस इलाके का दौरा करेंगे बल्कि यहाँ से उद्घाटन का पूरा कार्यक्रम भी होगा। उत्तर प्रदेश में बाहुबली और माफिया के खिलाफ सरकार का एक्शन लगातार जारी है। प्रयागराज में आज पूर्व सांसद अतीक अहमद की एक और अवैध संपत्ति को ध्वस्त किया गया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने नवाब यूसुफ रोड पर गैर कानूनी तरीके से बनी एक इमारत को जमींदोज किया। बिना नक्शे के 500 वर्ग गज में बनी इस बिल्डिंग में एक फूड रेस्टोरेंट और एक कारखाना चल रहा था। बाहुबली अतीक अहमद के साम्राज्य को ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार प्रयागराज में जारी है। अब तक पुलिस ने 7 संपत्तियों को जिनकी कीमत करीब 7 लाख है उनको जब्त किया है, उनकी कार्रवाई की है। इमारत को गिराने से पहले प्राधिकरण ने बिल्डिंग से सामान हटाया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पीडीए के जोनल अधिकारी और एसडीएम भी मौजूद थे। जिलाधिकारी प्रयागराज महोदय ने उनकी फिलहाल प्रार्थना पर निरस्त कर दिया। निर्माण को हम लोग ध्वस्त करा के भूमि कब्जा वापस प्राप्त कर लेंगे और संपत्ति को सार्वजनिक उपयोग में इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले शनिवार को भी प्राधिकरण ने सिविल लाइन्स इलाके में अतीक के एक रिश्तेदार की अवैध कब्जे वाली बिल्डिंग को गिराया था। बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। मऊ में प्रशासन ने मुख्तार अंसारी के करीबी सुरेश सिंह की करोड़ों की संपत्ति जब्त की है। सुरेश सिंह मुख्तार के वसूली गैंग का सरगना है और T32 का लिस्टेड माफिया है। प्रशासन ने आज जो संपत्ति जब्त की है उनमें 10 बसें शामिल हैं, जिनकी कीमत 1,69,65,000 रुपए बताई जा रही है। इससे पहले भी प्रशासन ने सुरेश सिंह की 13 बसें जब्त की थी, जिनकी कीमत 1,60,95,000 रुपए आकी गई है। मऊ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट की धारा 14A के तहत कार्रवाई की है। विरुद्ध 14A के तहत जिलाधिकारी मऊ द्वारा पूर्व में गाड़ियों के सीजर के लिए आदेश दिया गया था। उसके अनुक्रम में पहले 13 गाड़ी सीज की गई थी। इससे पहले भी मुख्तार अंसारी के करीबियों के खिलाफ मऊ, वाराणसी और गाजीपुर में कार्रवाई हो चुकी है। पिछले हफ्ते ही गाजीपुर में प्रशासन की ओर से नोटिस मिलने के बाद मुख्तार के गुर्गों ने कॉम्प्लेक्स खुद ही तोड़वा दिया था। प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की बैठक हुई, जिसमें कुल 8 प्रस्ताव पास हुए। बैठक में काशी मथुरा को मुक्त कराने के लिए अखाड़ा परिषद ने रणनीति बनाई है, जिस पर सभी 13 अखाड़ों ने सहमति जताई। नई रणनीति के तहत अखाड़ा परिषद ने मुस्लिम पक्ष से अपील की है कि वो काशी और मथुरा को स्वेच्छा से हिंदुओं को सौंप दे। परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कहा कि मुस्लिम पक्ष से बातचीत करके मामला सुलझाया जाएगा और अगर बातचीत से बात नहीं बनेगी तो कोर्ट जाने से भी वो गुरेज नहीं करेंगे। परिषद ने इस काम में आरएसएस वीएचपी से समर्थन मांगा है। महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि अयोध्या की तरह काशी और मथुरा की मुक्ति के लिए भी संघ और वीएचपी के लोग हमारी मदद करें। बैठक में ये भी तय किया गया कि हरिद्वार के दिगंबर निर्वाणी और निर्मोही अणी की जमीन पर से हनुमान मंदिर तोड़े जाने के खिलाफ वो कोर्ट जाएंगे।
साथ ही परिषद ने कहा अगले साल प्रयागराज में जो माघ मेला लगने वाला है उस पर कोरोना की वजह से रोक न लगाई जाए। अखाड़ा परिषद ने लव जिहाद के मामलों पर सीएम योगी की सख्ती की तारीफ की है। आगरा में केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। ये घटना सिकंदरा इलाके की है, जहां केमिकल फैक्ट्री में आग लगी तो इलाके में हड़कंप मच गया। सबसे पहले वहां काम कर रहे लोगों को बाहर निकाला गया और फिर फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश करने लगी। देखिए, नुकसान की बात किया तो लाखों रुपए का नुकसान है, क्योंकि केमिकल फैक्ट्री बहुत बड़ी है। देखिए, कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। ठीक पीछे आप देख सकते हैं, ये भीषण आग इस बात की गवाह है कि इस फैक्ट्री के अंदर कितनी भीषण आग लगी है। और देखिए, ये फैक्ट्री का एक हिस्सा आप देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं। आग कितनी भयावह थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि धुएं का काला गुबार लगातार उड़ रहा था और वो दूर दूर से ही देखा जा सकता था। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी एक और आग बुझाते, वहीं दूसरी तरफ आग भड़क जाती। क्योंकि ये केमिकल फैक्ट्रियां है और केमिकल फैक्ट्री के अंदर तमाम मैसेज ज्वलनशील केमिकल है, जिसने आग पकड़ ली है और शायद आग बुझा पाना दमकल कर्मियों के लिए बहुत भारी पड़ रहा है और उनके पसीने छूट गए हैं। आग किन वजहों से लगी ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अभी ये भी साफ नहीं हो पाया कि फैक्ट्री में कौन कौन से केमिकल रखे हुए थे और इन केमिकल के इस तरह से जलने से आसपास के लोगों को क्या क्या नुकसान हो सकता है। मेरठ पुलिस ने अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पुलिस ने 140 लोगों को गिरफ्तार किया है। हथियारों को जब्त करने के बाद पुलिस लाइंस लाया गया और जब पुलिस लाइंस में इन हथियारों को रखा गया तो कुछ देर के लिए ऐसा लगा मानो कोई मंडी सज गई हो। पुलिस लाइंस में इन्हें रखने के लिए जगह कम पड़ गई। जहां तक निगाह जा रही थी, हथियार ही हथियार दिखाई दे रहे थे। अवैध हथियारों की कितनी बड़ी खेप पकड़ी गई है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। यहाँ 179 315 बोर के तमंचे, 35 12 बोर के तमंचे, 30 बोर के तमंचे, अधबने तमंचे, पिस्टल, रिवॉल्वर, पोनिया, अधबनी बंदूक और हाफ राइफल बरामद हुई है। फैक्ट्रियां बरामद हुई, जिसमें कि 80 के करीब कंट्री मेड पिस्टल रिवॉल्वर बरामद हुए। इसके अतिरिक्त अन्य अभियुक्तों को भी टीमों ने पकड़ा और कुल 140 लोगों को 24 घंटे में गिरफ्तार किया गया है। हापुड़ पुलिस ने भी हथियार सप्लायर को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक का नाम नवेद पठान है, जो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का नेता है और बुलंदशहर का रहने वाला है। इस मामले में कुल 4 आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। बागपत के बड़ौत में प्रशासन ने मेट्रो अस्पताल को सील कर दिया है। अस्पताल पर मरीजों के इलाज में लापरवाही का आरोप है। जिला प्रशासन ने एक महिला की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। आरोपों के मुताबिक डॉक्टरों की मौजूदगी में बिना डिग्री के एक युवक अस्पताल में ऑपरेशन और महिलाओं की डिलीवरी करा रहा था। अस्पताल में इलाज कराने वाली एक महिला की तबीयत बिगड़ने के बाद इस घोरक धंधे का खुलासा हुआ। महिला की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच की, जिसके बाद महिला की शिकायत सही पाई गई। स्वास्थ्य विभाग ने मेट्रो हॉस्पिटल का लाइसेंस रद्द कर दिया है और अस्पताल को सील कर दिया है। बिना डिग्री के मरीजों का ऑपरेशन करने वाले लड़के का नाम विपिन है और वो इसी मेट्रो अस्पताल का मैनेजर है। जांच में टीम ने ये पाया कि उसके पास इकोनॉमिक्स में MA की डिग्री है और उसने मेडिकल की कोई पढ़ाई नहीं की है। वहाँ डॉक्टर जिनके नाम में वहाँ रजिस्ट्रेशन है वो वहाँ नहीं थे और उन्होंने नहीं ऑपरेशन किया, ये पता चला उन्हें, तो वो बिजनौर में, इसलिए जो है उनके जो है लाइसेंस उनका निरस्त किया गया। बलरामपुर में तेज धमाका हो गया, जिसकी चपेट में आने से 6 घर पूरी तरह जमींदोज हो गए। इस धमाके में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं। ये धमाका बिजलीपुर गांव में हुआ। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने कहा कि जिस घर में धमाका हुआ वो पटाखा कारोबारी है और उसने घर में बहुत सारा बारूद रखा हुआ था। ये जो जिनके घर में ब्लास्ट हुआ, इसमें अकरम है, ये एक पटाखा व्यवसायी हैं। अभी जो प्रथम दृष्टया सूचना मिली है कि इनके गोदाम में कुछ डिस्प्यूट हो गया था, जिसकी वजह से इन्होंने पटाखों का अवैध रूप से भंडारण अपने घर में कर रखा था। जिस जगह ये पटाखा कारोबार चल रहा था वो घनी आबादी के बीच था। धमाका होने के बाद धुएं का एक बड़ा गुबार भी उठा, जिसके बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग अपने अपने घरों से बाहर भागते हुए निकले। बहुत देर तक लोग समझ भी नहीं पाए कि ये क्या हो गया। धुएं का गुबार थमा तो पता चला कि अकरम और उसके आसपास के 6 मकान जमींदोज हो चुके हैं। लोगों की माने तो अगल बगल लगे पत्थरों के टुकड़े करीब 100 मीटर दूर जाकर गिरे। गाजियाबाद में स्कूलों की फीस माफी की मांग को लेकर पेरेंट्स एसोसिएशन की भूख हड़ताल छठे दिन भी जारी है। पेरेंट्स एसोसिएशन ने डीएम की अपील को मानने से इनकार कर दिया है। गाजियाबाद के डीएम आज बेमियादी अनशन पर बैठे पेरेंट्स से मिलने पहुंचे थे। पेरेंट्स एसोसिएशन से उनकी औपचारिक बातचीत नहीं हो पाई। इस दौरान डीएम ने पेरेंट्स की मांग पर कमेटी बनाने का आश्वासन दिया, लेकिन पेरेंट्स ने उसे मानने से इनकार कर दिया। हड़ताल पर बैठी एक और महिला सीमा त्यागी की तबीयत भी बिगड़ गई है। इससे पहले भी 2 महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। पेरेंट्स एसोसिएशन के जिला प्रशासन पर मेडिकल सुविधाएं न देने का भी आरोप लगाया है।
दरअसल डीएम जब हड़ताली पेरेंट्स से मिलने पहुंचे थे, उसी दौरान विजयनगर इलाके की महिलाएं भी वहां प्रोटेस्ट के लिए पहुंच गई थी। प्रदर्शनकारी महिलाएं डीएम की गाड़ी के आगे लेट गईं, जिससे डीएम हड़ताली पेरेंट्स तक नहीं पहुंच पाए थे। ये महिलाएं विजयनगर इलाके में ट्रैक्टर चोरी होने के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए पहुंची थी। लखीमपुर खीरी के निघासन के पूर्व विधायक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम में हार्ट अटैक को मौत की वजह बताया गया है। रविवार को निघासन विधानसभा पूर्व विधायक निर्वेंद्र कुमार मिश्रा का दबंगों से विवाद हो गया। इस दौरान धक्का मुक्की में गिरने से उनकी मौत हो गई, जबकि उनके बेटे संजीव की हालत नाजुक बनी हुई है। निर्वेंद्र मिश्रा 75 साल के थे और कल निघासन में इलाके में थे। निघासन के त्रिकोलिया पड़ुआ बस अड्डे के मेन रोड पर पूर्व विधायक की जमीन है। इस पर विवाद के चलते मामला कोर्ट में विचाराधीन है। विवादित जमीन पर विपक्षी किशन कुमार गुप्ता कल सैकड़ों लोगों के साथ कब्जा करने पहुंच गए, जिसके बाद पूर्व विधायक भी अपने लोगों के साथ मौके पर पहुंचे। आरोप है कि कब्जा रोकने के लिए दबंगों ने पूर्व विधायक की लात घूंसों से पिटाई कर दी। बचाव में दौड़े पूर्व विधायक के बेटे संजीव कुमार को पीटा गया। इससे दोनों जख्मी हो गए, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान विधायक की मौत हो गई। और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, जिसमें मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई। बदायूं में पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 8 बाइक और अवैध हथियार बरामद किए हैं। पुलिस ने इन दोनों के पास से भारी मात्रा में बाइक्स के पार्ट्स भी जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये गैंग जिले के अलग अलग इलाकों से बाइक चोरी करते थे, उन्हें बेच देते थे। इतना ही नहीं, गिरोह बाइक के पार्ट्स भी अलग अलग कर बाजार में बेच दिया करते थे। गिरोह के 2 शातिर चोरों से पूछताछ के आधार पर पुलिस उनके बाकी साथियों की तलाश कर रही है। चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिनमें से 5 मोटरसाइकिलें बदायूं जनपद में ही विभिन्न थानों में दर्ज किए गए मुकदमों से संबंधित है। इसके अलावा 2 कंट्री मेड पिस्टल्स इन लोगों से बरामद हुई है। बाकी इनसे पूछताछ में 2 अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं, उनकी भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। इस संबंध में मेरे द्वारा 15,000 रुपये का इनाम इस गैंग को वर्कआउट करने वाली टीम को दिया जा रहा है। एसएसपी ने गैंग का भंडाफोड़ करने वाली सदर कोतवाली पुलिस को 15,000 रुपए का नकद इनाम देने का ऐलान किया है। जालौन में कुछ लोगों ने एक लड़के को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। मामला उरई इलाके का है, जहां लोगों ने इस लड़के को पीट डाला। जिस लड़के को भीड़ पीट रही है, उस पर आरोप है कि उसने लड़की से छेड़छाड़ की है, जिसके बाद लड़की के परिजनों और आसपास के लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। मारपीट की खबर शामली से भी है, जहां 2 पक्षों में संघर्ष हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच लात घूंसे चले। इस मारपीट में एक महिला को चोट लगी है। ये पूरा मामला कोतवाली इलाके के राम सागर कॉलोनी का है। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष की जाति को लेकर कुछ बोल दिया, जिसके बाद विवाद हो गया और फिर विवाद इतना बढ़ा कि नौबत हाथापाई और जूतेबाजी तक की आ गई। मारपीट की एक ऐसी ही घटना सिद्धार्थनगर के मोहाना में हुई, जहां दूल्हा खुर्द गांव में शौचालय बनाने को लेकर 2 गुट भिड़ गए। एक पक्ष प्रधान के साथ था, जबकि दूसरा उसके खिलाफ। मारपीट में प्रधान पक्ष के 5 लोग जख्मी हो गए, जबकि दूसरे पक्ष से भी कई लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक शख्स की गंभीर स्थिति को देखते हुए गोरखपुर रेफर किया गया है। बाकियों का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। आगरा में बदमाश सरेंडर कर रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई के खौफ से 2 बदमाशों ने आज सुबह ही थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। जिन आरोपियों ने आज सरेंडर किया है वो वही के हैं जिन पर बस हाईजैकिंग का आरोप लगा था। आज दोनों आरोपी थाने में सरेंडर करने पहुंच गए। हाथ में पोस्टर लेकर दोनों आरोपी थाने आए तो पिछले दिनों मलपुरा इलाके में एक बस को हाईजैक कर लिया गया था। उसके बाद पुलिस ने बस को बरामद भी कर लिया। उस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि बाकी आरोपी फरार थे। बचे हुए आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। पुलिस की दबिश से ही खौफ खाकर 2 आरोपी मनोज और सूरज हाथ में पोस्टर लेकर पहुंचे थे। दोनों के हाथों पोस्टर पर लिखा था कि वो बेकसूर हैं और थाने में सरेंडर करने के लिए आए हैं, जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिल्म एक्ट्रेस कंगना रनौत को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। शिवसेना नेता संजय राउत के साथ जुबानी जंग के बीच गृह मंत्रालय ने कंगना को ये सुरक्षा देने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक कंगना पर खतरे की आशंका को देखते हुए सुरक्षा दी गई है। संजय राउत ने कंगना को मुंबई नहीं आने की नसीहत दी थी। इस पर कंगना ने 9 सितंबर को मुंबई आने का चैलेंज किया था। वाई कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था में 11 सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं। इस बीच मुंबई में आज बीएमसी ने कंगना रनौत की प्रोडक्शन कंपनी के दफ्तर में छापा मारा। कंगना ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। ये मुंबई में मणिकर्णिका फिल्म का ऑफिस है, जिसे मैंने 15 साल मेहनत करके कमाया है। मेरा जिंदगी में एक ही सपना था कि मैं जब भी फिल्म निर्माता बनूं, मेरा अपना खुद का ऑफिस हो, मगर लगता है कि ये सपना टूटने का वक्त आ गया है। आज यहाँ अचानक बीएमसी के लोग आ गए। कंगना ने एक और वीडियो शेयर कर दावा किया कि बीएमसी के लोग जबरदस्ती उनके ऑफिस में घुस गए और सब कुछ नापने लगे। कंगना का दावा है कि जब उनके पड़ोसियों ने ऐतराज जताया तो उन्हें भी परेशान किया गया।
उत्तराखंड के खटीमा में सड़कों में घूम रहा आवारा सांड बाजार आ रहे राहगीर के लिए खतरा बना हुआ है। खटीमा बाजार से आए एक वायरल वीडियो में सांड सड़क पर चलते एक स्कूटी सवार पर अचानक हमलावर हो जाता है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बार बार सांड स्कूटी सवार पर हमला कर रहा है। वहीं कई लोग उसे डंडे से डराकर भगाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। लोगों के डराने के बावजूद आवारा सांड लगातार स्कूटी पर हमला कर रहा है। खटीमा में आवारा सांडों की भरमार है और इस तरह की तस्वीरें पहले भी आती रही हैं। लोग आवारा सांडों से परेशान हैं। कई बार ये सांड रेडी लगाने वाले दुकानों को अपना निशाना बनाते हैं तो कभी राह चलते राहगीरों को। वहीं इस खूनी सांड से भी लोग लगातार परेशान हैं और हमेशा इसके रास्ते में आने से बचते हैं। जब सांड ने स्कूटी सवार पर हमला किया तो वहाँ कई लोग मौजूद थे। इसे भगाने की कोशिश करते दिखे लेकिन सांड नहीं भागा। हालांकि कुछ देर बाद सांड खुद चला जाता है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। चमोली से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। हमेशा शांत रहने वाला एक भालू अचानक हमलावर हो गया और एक युवक पर उसने हमला कर दिया। आप भी देखिए भालू ने किस तरह युवक को जकड़ा हुआ है। भालू लगातार युवक के चेहरे पर हमला करता दिख रहा है। आपको हम वो तस्वीर भी नहीं दिखा सकते, लेकिन भालू के हमले में युवक का चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ गया है। हालांकि इस दौरान वहां पर कई लोग मौजूद थे जो उसे भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मानो भालू युवक को मारने की कोशिश में लगा रहा। घायल युवक को किसी तरह लोगों ने भालू से छुड़ाया और अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है, लेकिन युवक का चेहरा बुरी तरीके से बिगड़ गया है। इसके बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। चमोली के कई इलाकों में भालू का आतंक लगातार देखा जा रहा है और अब तक कई लोगों की जान भी ली जा चुकी है। वहीं बताया जा रहा है कि हमला करने वाले भालू को भी गुस्साए लोगों ने भालू को भी मार डाला। वाराणसी के पास सारनाथ में भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली को श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। 169 दिन बाद तपोस्थली खुलने पर पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कोरोना महामारी की वजह से 22 मार्च को ही सारनाथ के सभी मंदिर, उत्खनन स्थल, म्यूजियम और पार्क को बंद कर दिया गया था। ठीक है, पहले स्कैन होगा बाहर से, उसके बाद फिर एंट्री मिलेगी, फिर यहाँ पे स्कैन होगा टिकट का कितने आदमी हैं, उसके बाद फिर रजिस्टर मेंटेन होगा, फिर वहाँ मोबाइल से फोटो लिया जाएगा। अनलॉक 4 के दौरान अभी पहले चरण में सारनाथ के उत्खनन स्थल और उपदेश स्थली को खोला गया है। म्यूजियम, सारनाथ स्तूप और भगवान बुद्ध का मंदिर अभी बंद ही है। इन्हें भीड़ को देखते हुए धीरे धीरे खोला जाएगा। मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। एंट्री गेट पर अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी की ड्यूटी लगाई गई है, जो आने वाले लोगों को थर्मल स्कैनिंग के बाद अंदर प्रवेश दे रहे हैं। कुछ ही देर में और भी खबरें।